So hi students, welcome back. So we were discussing the human reproductive system. So far we have discussed the asexual mode of reproduction, different types of asexual mode of reproduction including budding, uh, fission and regeneration, plasmatomy, etc. So one of the type of asexual reproduction is regeneration. हालांकि हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है रीजनरेशन का, ये कहीं डिवाइड करने वाले इंडिविजुअल्स में किसी ना किसी तरह से जो है रिपेरेशन का काम करता है, मतलब उनको कैपेबल बनाता है कि वो डिवाइड कर सकें. सो रीजनरेशन को अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली देखें तो क्या है? रीजनरेट करना, दोबारा से कोई चीज बनाना. सो एज फॉर दैट डेफिनेशन इज कंसर्न, इट इज द नेचुरल एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. किसी एनिमल की जो है नेचुरल वे में उसकी कैपेबिलिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी टू रिप्लेस worn आउट पार्ट्स, जो घिस चुके हिस्से हैं उनको रिप्लेस करना या रिपेयर करना. किसको? द डैमेज पार्ट्स. थर्ड, या रीग्रो द कास्ट ऑफ ऑर्गन्स. ठीक है. 3, एंड टू रिफॉर्म द एंटायर बॉडी फ्रॉम इट्स स्मॉल फ्रैगमेंट ड्यूरिंग द पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड. कहता है इसमें क्या प्रोसेस है? ये नेचुरल प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल क्या कर रहा है, ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, या तो वो रिप्लेस करेगा वार्न आउट बॉडी पार्ट्स को, या उनको रिपेयर करेगा, ठीक है, या दोबारा से ग्रो करेगा, या पूरी बॉडी को बनाएगा किसी एक फ्रेगमेंट से. लेकिन ये एम्ब्रियोनिक नहीं है, ये पोस्ट एम्ब्रियोनिक है, मतलब बर्थ के बाद ऐसा हो रहा है. रिप्लेसमेंट, रीग्रो, रिपेयर और रिफॉर्म द बॉडी पार्ट कम्स अंडर द रीजनरेशन. तो रीजनरेट करना, चाहे किसी बॉडी पार्ट को रीजनरेट करे, रिपेयर करे उसको, या दोबारा से उगाए, रीजनरेशन के अंडर आएगा. अब आता है कि ऑकरेंस, रीजनरेशन हो किस में रही है. तो हम बात करें अगर ये लोअर एनिमल्स में, इनवर्टिब्रेट्स में भी है और कुछ हायर एनिमल्स में भी है, वर्टिब्रेट्स में भी है. लोअर एनिमल्स में अगर हम बात करें तो प्रोटोजोन, जिसमें अमीबा आपका आ जाता है, स्पॉन्ज, साइकॉन आ जाता है, सिनेट्रेट्स आपका हाइड्रा आ गया, फ्लैट वॉर्म्स, इसमें आपका प्लेनेरिया आ गया. ठीक है. इसी तरह आर्थ्रोपोड्स में क्रैब्स हैं, और इकाइनोडर्मेट्स में होलोथुरिया है. ठीक है. इसी तरह इकाइनोडर्मेट्स में स्टारफिश भी है. ठीक है. ये लोअर लेवल की बात हो गई, लोअर इनवर्टिब्रेट्स की. अब हम थोड़ी सी हाई बात करें तो हाई एनिमल्स में जैसे एमोसिड लार्वा आ गया, लैम्प्रे का फिशेज में, और कुछ फिशेज के फिन्स जो हैं वो भी रीजनरेट करते हैं दोबारा से. इसी तरह सैलामेंडर्स आ गए, निविट्स आ गए, ठीक है, एक्सोलोटल लार्वा आ गया, उसके बाद टैडपोल आ गया फ्रॉग के केस में. लिजर्ड्स भी अपनी टेल जो है वो रीजनरेट करती हैं. ठीक है. बर्ड्स जो हैं कुछ वो अपनी बीक्स रीजनरेट कर सकते हैं. मैमल्स में तो वैसे परफेक्शन में जो है रीजनरेशन, लॉस्ट बॉडी पार्ट नहीं आ सकता है. जैसे कोई आर्म कट गई है तो दोबारा आ जाएगी, वैसा नहीं हो सकता. इसमें जैसे स्किन हमारी जो है वुंड हीलिंग हो जाती है. हमारी किडनी जो है, दूसरी एक किडनी अगर दूसरी किडनी के जगह काम कर रही है, किडनी काम नहीं कर रही है, तो वो ओवरलोड होके, सॉरी, उसकी जगह पे वर्क करके जो है वो रीजनरेट करती है. पैनक्रियाज इसी तरह से है. हमारा लीवर रीजनरेशन का प्रोसेस शो करता है कुछ हद तक. और एंडोमेट्रियम इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करें, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब होती है उसके बाद दोबारा से एंडोमेट्रियम की जो फॉर्मेशन होती है. ठीक है. और वास्ट डिफरेंशिया ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. तो ये कुछ रीजन है जहां पे जो है रीजनरेशन होती है. तो रीजनरेशन जो है उसकी कुछ फर्दर टाइप्स हैं. ठीक है. टाइप्स ऑफ रीजनरेशन किस तरह की होती है, क्या बल्क में होती है, कोई पार्ट हमने ऊपर कहा रिपेयर कर सकता है, रीग्रो कर सकता है, या रिफॉर्म कर सकता है. कुछ बॉडी पार्ट्स को दोबारा से बनाना, या उस टूटे हुए फ्रैगमेंट से बॉडी पार्ट से पूरी बॉडी को बनाना. इसके बेसिस पे जो है दो तरह की जो है रीजनरेशन जो है वो नजर आती है. रिपेरेटिव रीजनरेशन एंड रिस्टोरेटिव रीजनरेशन. रिपेरेटिव वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स कि कुछ रिपेयर हो रहा है. ठीक है. ये रिपेरेटिव रीजनरेशन क्या है? ये दिस वेरी रीजनरेशन इज लिमिटेड टू रिपेयर और हीलिंग ऑफ एन इंजरी. किसी तरह का कोई चोट लग गई है, उसको रिकवर करना, हील करना इंजरी को, दैट कम्स अंडर द रिपेरेटिव रीजनरेशन. तो इसमें मैं एग्जांपल देता चलूं, जैसे बोन कहीं फ्रैक्चर हो गया, टाइम लेके जो है वो हील अप हो जाएगी, या स्किन में किसी तरह का कोई वुंड है वो हील अप हो जाएगा, या मसल टीयर हो गया है, उसके बाद रिप्लेसमेंट इंटरस्टिशियल सेल्स की, जो इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, जैसे हम ये मान के चलते हैं कि अप टू स्टमक हार्ट थर्ड डे में जो है ये
इरोडा होते हैं, और बिलो स्टमक जो है नीचे वाले इंटेस्टाइनल रीजन में हर 5th डे में जो है जो इरोडा होते हैं। उसके बाद ब्लड सेल्स, फिर लीवर की बात आ जाती है, किडनी की बात आ जाती है। तो ये सारे जो हैं ये रिपेरेटिव रिजनरेशन के अंडर आते हैं। रिपेरेटिव रिजनरेशन क्या हो गया, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, हील अप कर सकते हैं किसी इंजरी को, या रिपेयर कर सकते हैं। मतलब नया पार्ट नहीं बन सकता, सिर्फ रिपेयरिंग हो रही है या हीलिंग हो रही है। ये किस में है, ये इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स दोनों में ऐसा हो सकता है। हीलिंग कैपेसिटी वर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स में ज्यादा, दोनों में होती है। लेकिन हम अगर बात करें कि नया फॉर्मेशन किसी सिगमेंट से, फ्रैगमेंट से किसी नए ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है, तो वो यहाँ नहीं पॉसिबल है। सो उसके लिए दूसरी टाइप है जिसको हम बोल रहे हैं रिस्टोरेटिव, दोबारा से रिस्टोर करना। रिस्टोरेटिव रिजनरेशन, इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट। ऊपर कहा था हीलिंग, और यहाँ कह रहा है जो बॉडी पार्ट लॉस हो चुका है किसी भी रीजन से, उस बॉडी पार्ट को वापस जो है रिप्लेस करना, दैट कम्स अंडर द रिस्टोरेटिव रिजनरेशन। इट इज सिमिलर टू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेट जैसे प्रोसेस चल रहे होते हैं वैसा ही होता है, लेकिन होता क्या है, ये पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, बर्थ के बाद ऐसा हो रहा है। और कैसा हो रहा है, अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्व्स एंड हार्मोन्स। ये उस तरह से सेल्स इकट्ठे होकर ये प्रोसेस रन नहीं कर सकते, उसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। वहाँ नर्व से कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं, प्लस हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं जो इस तरह के लॉस्ट बॉडी पार्ट को रीग्रो करने में दोबारा हेल्प करते हैं। कॉमन इन इनवर्टिब्रेट्स बट रेयर इनवर्टिब्रेट्स। ये इनवर्टिब्रेट्स में मैक्सिमम होता है, लेकिन वर्टिब्रेट्स में कुछ केसेस हैं जिनमें ऐसा होता है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एग्जांपल मैं लिखता चलूँ यहाँ, स्टारफिश का आर्म जो है वो रीग्रो कर सकता है वापस, ठीक है, रिस्टोर हो सकता है। टेल लिजर्ड की, ठीक है, लिम्ब सैलमेंडर का। यहाँ टेल ऑफ लिजर्ड में मैं एक टर्म ऐड करता चलूं, आपने देखा होगा अक्सर, दैट इज ऑटोटॉमी। अक्सर क्या होता है कि जब भी कहीं लिजर्ड या क्रैब या स्पाइडर जो है किसी तरह से किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, प्रेडेटर के सामने आ जाते हैं, तो बचने के लिए वो क्या करते हैं, अपने टेल को जो है वो ब्रेक डाउन कर देते हैं। वो टेल वो हिलती रहती है, उससे जो है जो उनका प्रेडेटर है वो उसी में कंफ्यूज रहता है और ये भाग जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और बताता चलूँ, यहाँ जो फर्स्ट केस में जब कहीं टेल अगर ब्रेक डाउन होती है किसकी, लिजर्ड की, उसमें उसकी वर्टिबल कॉलम रहती है, लेकिन जब नेक्स्ट टेल आती है उसकी दोबारा ये रीजनरेशन के प्रोसेस के बाद, तो वो टेल का लेंथ भी थोड़ा कम रहता है और उसमें सिर्फ मसल्स होते हैं, वापस जो है वो बोन्स अंदर जो है उनकी फॉर्मेशन नहीं होती है। सो लिम्ब जैसे सैलामेंडर का जो है, हिमालयन निमिट का एग्जांपल एक्सोलेटल हम पढ़ेंगे आगे। हाँ, एक चीज और मैं बतानी जरूरी थी, इविसरेशन शायद आपने सुना हो। ये होलोथुरियंस इकाइनोडर्मैट्स में क्या करते हैं, इविसरेशन। इनका जो रेस्पिरेटरी ट्री है, जैसे ही किसी प्रेडेटर के सामने ये आते हैं तो अपना जो है वो इविसरेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो रेस्पिरेटरी ट्री ही बाहर जो है वोमिट कर देते हैं। तो एनिमल उसी में कंफ्यूज रहता है और ये भाग जाते हैं। उसके बाद ये वापस जो है इनमें रीजनरेट कर सकता है। तो इविसरेशन रेस्पिरेटरी ट्री ये होलोथुरिया में होता है, इकाइनोडर्मैट्स में ये फॉल करता है। इसके अलावा स्पॉन्ज, सिनेट्रेट्स एंड फ्लैटवॉर्म्स वगैरह जो हैं, जैसे प्लेनेरिया वगैरह हैं, वो कोई भी पार्ट जो है वो, ये देखिए प्लेनेरिया की एक एग्जांपल दी हुई है, डिज्यूसियस को बोलते हैं। ये देखिए, अगर इसकी बॉडी को हम 3 सेक्शंस में काटते हैं तो हर एक सेक्शन जो है वो दोबारा से दूसरे पार्ट को, मान लीजिए ये वाला पार्ट ऊपर वाला कटा है तो नीचे वाला पार्ट पूरा बना देगा, सेंटर वाला कटा है तो वो ऊपर वाले दोनों पार्ट बना देगा। ये देखिए, ठीक है, नीचे वाला कटा है तो ये ऊपर वाला पार्ट बना देगा दोनों। तो इस तरह से जो है ये रिस्टोरेटिव रिजनरेशन, अब तक हमें ये समझ आई कि यहाँ पे सिर्फ रिपेयर हो सकता है, इंजरी वुंड जो है हील अप हो सकता है, और यहाँ पे जो है लॉस्ट बॉडी पार्ट वापस आ सकता है इंजरी से बहुत आगे जाके कहीं। तो 2 प्रोसेसेस तो हमने डिस्कस कर दिया। मैकेनिज्म है, ये होता कैसे है, ये रीजनरेशन का प्रोसेस जो है ये कैसे परफॉर्म होता है। तो इसको हम 2 मैकेनिज्म्स में फर्दर डिवाइड करते हैं। मैकेनिज्म 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है, मॉर्फोलेक्सिस एंड एपीमॉर्फोलेक्सिस। मॉर्फोलेक्सिस देख लेते हैं, हियर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंटायर एनिमल फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंट। यहाँ पे कह दिया कि इंडिविजुअल जो है वो छोटी सी सेगमेंट कोई उसकी बॉडी पार्ट की होगी, उससे पूरा एनिमल जो है वो बन सकता है। जैसे हम यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं, हाइड्रा के केस में देख सकते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स, जो सेल्स वहां मौजूद हैं वो सेल्स रीअरेंज होंगे, फॉलोड बाय देयर डिवीजन, ग्राउथ एंड रीडिफरेंशिएशन टू फॉर्म मिसिंग पार्ट। और ये इंडिविजुअल्स जो हैं, जब ये प्रोसेस के दौरान जो है जो उसके सेल्स हैं, बॉडी के सेल्स हैं, वो रीऑर्गेनाइज्ड होंगे, ठीक है।
एग्जिस्टिंग सेल जो है रीऑर्गेनाइज होंगे, देन वो डिवाइड करेंगे, ग्रोथ करेंगे और रीडिफरेंशिएशन करेंगे और मिसिंग पार्ट की जो है वो फॉर्मेशन दोबारा से कर लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था हाइड्रा प्लेनेरिया, ये आप ऊपर देख रहे हैं एग्जांपल, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है, ये तो हो गया नॉर्मल कि हम कह रहे हैं कि बॉडी पार्ट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ मैंने कहीं जिक्र नहीं किया कि वहाँ बहुत ज़्यादा कहीं हार्मोन्स का या कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो ऐसा करते हैं। वो टोटिपोटेंट सेल्स हैं, स्टम्प सेल्स हैं, ये हम लोगों में क्यों नहीं हो रहा, ये भी एक बात है। क्योंकि जितने एनिमल का सिंपल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उसमें इस रीजनरेशन बेटर हो सकती है। हम लोगों में बाई बर्थ जो है वो क्या हो चुका है कि हम लोगों में सेल डिफरेंशिएशन हो चुकी है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर है। आंख के सेल, नाक के, मुंह के, कान के, ये पर्टिकुलर सेल्स हैं। ऐसे कोई रिजर्व सेल्स हमारी बॉडी में नहीं पड़े हुए हैं जो हमारा कोई बॉडी पार्ट लास्ट हो जाए तो उसको वो जट से जो है बना के दे दें। तो वो कुछ सर्टन सेल्स हैं हमारी बॉडी में जो इस तरह की टोटिपोटेंसी काम कर रहे हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स का बनना या कुछ सेल्स जो हैं या रिप्रोडक्टिव सेल्स बन रहे हैं। बाकी रिजर्व फॉर्म में सेल नहीं है। यहाँ सेल्स जो हैं रिजर्व फॉर्म में है, टोटिपोटेंट जो है स्टेम सेल्स जो हैं यहाँ रिजर्व फॉर्म में है। सिर्फ उनकी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन करनी है और उससे वो सेल्स जो हैं वो कैपेबल हैं कि वो कोई भी बॉडी पार्ट या कोई बॉडी ऑर्गन जो है बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट जो है नीचे वाला इसका मैकेनिज्म है दूसरा, दैट इज एपीमॉर्फोसिस। एपीमॉर्फोसिस ये क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी बाय प्रोलिफरेटिंग न्यू सेल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द इंजर्ड और एम्पिट्यूटेड। मतलब कटे हुए साइड से क्या होता है, लास्ट ऑर्गन, जो ऑर्गन लॉस हो चुका है उस ऑर्गन की जगह पे एक नया ऑर्गन आ जाता है जिस एरिया से वो कटा हुआ है। ये क्या होता है, नए सेल्स की प्रोलिफिकेशन होती है वहां पे। अब ये प्रोलिफिकेशन कैसे होती है इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए, फॉर एग्जांपल रीजनरेशन ऑफ लास्ट लिम्ब ऑफ सैलामेंडर और निमेट, ये बहुत बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है इसकी। वर्टिब्रेट्स में खास करके कहीं जो लिम्स जो हैं वापस रीजनरेट होते हैं, कहीं उसके लिम्ब कट जाते हैं। हमारे केस में क्या होगा, बाजू कहीं कट जाएगी या उंगलियां कट जाएंगी तो हमें क्या होगा, इंजरी जो है वो वूंड हील अप होगा। हाँ, हमारी टोज जो है कहीं ना कहीं लिटिल बिट जो है वो रीजनरेट कर जाती हैं। बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, मैं पढ़ रहा था फॉरेन कंट्रीज में भी, जहाँ जो है ये कहीं रीजनरेट कर, लेकिन पूरी फिंगर जो है वो रीजनरेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। मैंने पहले कहा कि सेल्स हमारे फॉर्म में, हमारी बॉडी में उस तरह के रिजर्व फॉर्म में नहीं है। सो मैं बात कर रहा था कि रीजनरेशन लास्ट लिम्ब ऑफ सैलामेंडर और निविट, सैलामेंडर का जो है, निविट का अगर लिम्ब की बात करें कि लिम्ब उसका जो है वो दोबारा से आ जाता है, तो होता क्या है, जैसे ही उस एनिमल का लिम्ब जो है वो कट जाता है, कहीं मान लीजिए यहाँ से वो लिम्ब कट गया है, उसके बाद क्या होता है कि उसकी जो एपिडर्मिस मतलब जो स्किन है वो पहले तो कोशिश करती है इस सारे एरिया को जो है वो कवर करती है। सारे एरिया को कवर करने के बाद 1 या 2 दिन लग जाते हैं उसमें, मतलब वुंड हीलिंग करने की कोशिश करती है। उसके बाद अंदर थोड़े से जो है डिफरेंशिएटेड सेल्स जो हैं वो यहाँ स्पेशलाइज सेल्स आके एकमुलेट होते हैं, ठीक है। इन स्पेशलाइज सेल्स में जो माइटोटिक डिवीजन करने की बड़ी जबरदस्त कैपेसिटी है, जिन इन सेल्स को हम ब्लास्टिमा कह रहे हैं। तो ये सेल्स फर्दर जो है ग्रोथ करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टन जो हैं वो नर्व्स के थ्रू जो हैं वो फैक्टर्स रिलीज होते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे, ग्लैरिस फैक्टर्स या जो दूसरे हैं फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स। ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तभी जाके दोबारा उसका लिम्ब बनता है, और तकरीबन 100 to 120 डेज लग जाते हैं। तो यहाँ नीचे वापस बोले, आफ्टर कट, जैसे ही कट लगता है, सराउंडिंग एपिडर्मिस ग्रोज एंड कवर द वुंड विद इन 1 or 2 days। जहाँ पे कट लगा है उसके इर्द गिर्द जितने भी एपिडर्मिस सेल, एपिथेलियम सेल्स की लेयर थी, वो उसको कट को कवर करेगी 1 या 2 दिन में। फिर नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों में, ए मास ऑफ सेल्स कॉल्ड एज ब्लास्टिमा, जिसकी मैं बात कर रहा था, रीजनरेशन बट एक्यूमुलेट अंडर द स्किन और एपिडर्मिस। कहता है सेल्स वहां एक्यूमुलेट होते हैं जिनको हम ब्लास्टिमा कह रहे हैं, ब्लास्टिमा कह रहे हैं, ठीक है, या रीजनरेटिंग बट भी बोलते हैं इनको, ठीक है। एक्यूमुलेट अंडर द स्किन और एपिडर्मिस, इसी के नीचे जो है ब्लास्टिमा इकट्ठा होता है। फिर ब्लास्टिमा इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉल सेल्स हैविंग एम्ब्रियोनिक अपीयरेंस एंड हाईली माइटोटिक एक्टिविटी, ठीक है। इनमें जो है माइटोटिक डिवीजन करने की कैपेबिलिटी है, क्योंकि ये स्टेम सेल्स की तरह है। दीज सेल्स अराइज बाय ट्रांसफॉर्मेशन और डी डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ स्किन। जो स्किन के सेल हैं या मसल के सेल हैं या बोन के सेल हैं या अदर टिश्यूज के सेल हैं जो वहां उस रीजन में पाए जाते हैं, वो सेल्स जो हैं ट्रांसफॉर्म होते हैं, ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल्स की फॉर्म में, ठीक है। देन इसी के बाद फर्दर क्या होता है, यहां तक क्या हुआ, एपिडर्मिस लेयर बनी, ठीक है, उसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स ब्लास्टिमा,
अब जब तक यहाँ नर्व की सप्लाई नहीं जाएगी तब तक ये प्रोसेस आगे रन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और सर्टेन हार्मोन्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. सो नर्व सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट दिस प्रोसेस एंड प्रोड्यूस सम ट्रॉपिक फैक्टर्स. नर्व का सप्लाई वहां जरूरी है. नर्व की सप्लाई ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है कि अगर नर्व की सप्लाई किसी तरह वहां शॉर्ट की जाए, ना पहुंचाई जाए या नहीं पहुंचती है तो वो ऑर्गन जो है वो रीग्रो नहीं करता. दूसरी चीज ये जो मैं कह रहा था कि नीचे हार्मोन्स, अगर हार्मोन्स की सिक्रीशन को भी कहीं उन एनिमल्स में रोक दिया जाए तो ये पार्ट जो है वो रीग्रो नहीं करेगा. सो नर्व सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट दिस प्रोसेस. को शुरू करने के लिए, इस प्रोसेस को, ये नहीं कि कंप्लीशन के लिए, इनिशिएट करने के लिए ये जो है नर्व सप्लाई इंपॉर्टेंट है. ट्रॉपिक फैक्टर्स रिलीज होते हैं उसमें से, जैसे ग्लेलियल ग्रोथ फैक्टर, जीएफएफ, जीजीएफ सॉरी, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर. इसी तरह ट्रांसफेरिन जो है ये भी माइटोसिस वगैरह करवाता है. ये न्यूरल एजेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है इस प्रोसेस को आगे रन करने के लिए. और हार्मोन्स की बात करें तो जैसे एड्रीनल हार्मोन इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, इस प्रोसेस को. उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड इज नेसेसरी फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ द टिश्यूज इन द बिगिनिंग. स्टार्ट करने के लिए जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड जो है इनकी दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है. तो ये बात थी कि रीजनरेशन, रिपेयर, रीग्रो बॉडी पार्ट का, कहीं चाहे कोई जो है इंजरी हील अप करनी हो या पूरा बॉडी का ऑर्गन बनाना हो, ठीक है, बॉडी का पार्ट बनाना हो, वो रीजनरेशन है. ये इन एनिमल्स में पाई जाती है. दो तरह से है. जब सिर्फ रिपेयर और हील करेंगे तो रिपेरेटिव कहलाएगी. जब कोई लास्ट बॉडी पार्ट बनाएंगे तो रिस्टोरेटिव कहलाएगी. तो मॉर्फोलॉक्सिस और एपीमॉर्फोलॉक्सिस के दो प्रोसेसेस हैं. अब थोड़ा सा हम स्लाइड्स के ऊपर रन करते हैं कि स्लाइड्स इसमें क्या कहती हैं. चलिए स्लाइड्स पे आ जाते हैं. ये देखिए रिपेरेटिव, ये देखिए जनरल जो है हम देख रहे हैं यहाँ. ये देखें, ये एक हाइड्रा है, ठीक है. हाइड्रा जो है रीजनरेशन कर रहा है. ये मान लीजिए ये पार्ट उसका जो है ये पार्ट है, इसमें कट लगता है. जितने पार्ट, देखिए सेंटर से बॉडी है, ये कट हो गई है. ऊपर और नीचे वाला पार्ट ये वापस वही पार्ट को रीग्रो कर सकता है, ठीक है. या तो लॉन्गिट्यूडनली कट जाए तब भी ये इनको रीग्रो कर सकता है, ठीक है. इसके बाद ये देखिए एपीमॉर्फोलॉक्सिस और मॉर्फोलॉक्सिस का केस में बता रहा था. एपीमॉर्फोसिस में क्या हो रहा था, ये देखिए ये बॉडी जो है ऊपर, ये बॉडी का पार्ट कटा और दोबारा से जो है वो बन गया. क्या कहा, ऑर्गन कट गया और बन गया, ठीक है. और दूसरा जो है, दूसरा मॉर्फोलॉक्सिस, इसमें देखिए जैसे हाइड्रा था, कोई पार्ट कटता है, ठीक है, तो उससे पूरी जो है वो बॉडी वो पार्ट रीग्रो कर देता है, पूरी बॉडी उससे बन सकती है. तो नीचे देख लें. अब अगर हम क्लासिकल एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन, लिम्ब रीजनरेशन इन एम्फीबियंस इज अ रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल ऑफ द एपीमॉर्फोसिस वेयर अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. क्या कह रहा है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, जिसको हम ब्लास्टिमा कह रहे थे, इज इनिशियली फॉर्म्ड आफ्टर वुंड हीलिंग. दिस ब्लास्टिमा सेल्स देन एक्टिवली प्रोलिफरेट टू रिस्टोर द लास्ट पार्ट ऑफ द एम्बुलेटेड ऑर्गन, ठीक है. दूसरे में हाइड्रा रीजनरेशन का प्रोसेस जो है बताया हुआ है. अब थोड़ा सा इसको आगे देखते हैं. ये जो हम हिमालयन नेवेट की बात कर रहे थे, ये देखिए उसकी बॉडी से अगर ये पार्ट जो है ये रिमूव होता है तो ये किस तरह से वापस फर्स्ट डे में या ब्लास्टिमा वापस बन के जो है उसका हिमालयन नेवेट का जो है वो वापस पार्ट बनता है. अब इसको थोड़ा सा, और ये स्टेजेस हैं, ये हमारे थोड़े लेवल की, इसको रहने दीजिए. अभी हम सिंपल बात कर रहे थे जैसे हिमालयन नेवेट के केस में. ये देखिए ये एपिडर्मिस है इसका, ये आप देख रहे हो बाहर की लेयर, उसके अंदर उसकी डर्मिस है, कार्टिलेज, उसके बाद ये रही और मसल्स ये रहे. यहाँ देखिए वूंड हीलिंग हो रही है. वूंड एपिथेलियम जो है वो इसने जख्म को बना दिया. इस जख्म के बाद बाहर से सारे सेल्स जो हैं वो यहाँ पे एकमुलेट हो रहे हैं. देखिए जिनको हम ब्लास्टिमा सेल्स कह रहे थे, ठीक है, ये सेल्स यहाँ पे एकमुलेट हो रहे हैं. उसके बाद नर्व्स वगैरह की सप्लाई आएगी, यही सेल्स प्रोलिफिकेट करेंगे और फर्दर जो है उसका लिम्ब की फॉर्मेशन हो जाएगी. जैसे ये रहा एक्सोलेटर लार्वा, सैलमेंडर की बात हम कर रहे थे. ये देखिए ये बड कैसे जनरेट हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से. ये देखिए बड जो है ये किस तरह से ग्राउथ करके जो है, ये देखिए यहाँ सैलमेंडर के केस में और एक्सोलेटर लार्वा के केस में, ये देखिए दोबारा से लिम्फ जो है उनका बन गया है, ठीक है. यहाँ और देख लीजिएगा,
4 डे में 120 डेज में जाके कहीं प्रोलिफिकेशन हो रही है, डिफरेंशिएशन हो रही है, लास्ट में फिर जो है वो बॉडी पार्ट जो है वो पूरे का पूरा लिम्फ, हालांकि हमारी बाजू कट के नहीं आती, मैंने कह दिया इनके केस में ऐसा है, ठीक है। ये देखिए वो ब्लास्टिमा कैसे आके जो है वो कम्युलेट हो रहा है और आउटग्रोथ निकाल रहा है, वहाँ देखिए। So thank you स्टूडेंट्स, थैंक्स।